हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा थर्ड लेक्चर होगा। तो यूनाइटेड नेशन के रिकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड किए हैं। जो थर्ड लेक्चर होगा इसमें हम बात करेंगे कुछ एक बचे हुए ऑर्गन्स के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप असिस्टेंट कंपाइलर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो असिस्टेंट कंपाइलर में एक सिविक्स का कंपोनेंट है, उसमें है यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन से पहले अगर हम बात करें तो हमने कुछ और वीडियो लेक्चर भी अपलोड किए हुए हैं। अगर आप देखें तो मैंने पहले के वीडियो लेक्चर में आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और मैंने बहुत बहुत जो है आपके इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बोला था कि हम इसके जो लेक्चर है मैं आपको इस कंपोनेंट के पूरे लेक्चर अपलोड करूंगा। और साथ में जैसे ही एक वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा और जैसे ही एक थ्योरी ख़त्म होगी उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो फिर मैंने अगर मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट के बारे में मैंने जो वीडियो लेक्चर अपलोड किए थे तो उसके बाद मैंने उसको उस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद फिर मैंने एमसीक्यूज़ वीडियो भी वहाँ पे अपलोड की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जहाँ पे अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो हमने कितने ऑर्गन्स किए थे। तो हमने जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल और द सेक्रेटरीट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देखिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए, इट इज़ अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन। इट्स हेडक्वार्टर इज़ एट हैग, नीदरलैंड। तो जहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस याद करने वाला है, जो आपको माइंड में होना चाहिए, सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि जुडिशियल ऑर्गन कौन सा है, अगर आपको यूनाइटेड नेशन के जुडिशियल ऑर्गन के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर आपको यहाँ से पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है इसका हैग, नीदरलैंड। हैग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं एग्ज़ाम में। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की देखिए, जैसे आप नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको आपने देखा होगा कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने हेडक्वार्टर्स और इसके जुडिशियल ऑर्गन के बारे में याद करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, द कोर्ट हैज़ अ ड्यूल रोल टू सेटल इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ, टू सेटल द लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड टू इट बाय द स्टेट्स, टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर्ड टू इट, टू मॉडिफाई इंटरनेशनल लॉस एट्सेट्रा। उसके बाद मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कोर्ट के पास उसके पास डूल रोल होता है। यानी कि डूल रोल मतलब उसका अगर इसको बोल सकते हैं आप डबल रोल जिसको बोल सकते हैं आप, डूल रोल होता है टू सेटल इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, टू सेटल करना किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। टू सेटल द लीगल डिस्प्यूट्स, जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सेटल करना, यानी कि सॉर्ट आउट करना। सबमिटेड टू इट, उसके द्वारा मतलब अगर मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टेट के द्वारा, हम बात कर रहे हैं स्टेट की, ना कि हम किसी अपनी स्टेट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टेट की। अगर हम जहाँ पे हम बात करें तो हम पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं। किसी भी स्टेट के द्वारा जो डिस्प्यूट्स सबमिटेड किए गए हैं यूएनओ में, जुडिशियल ऑर्गन में, अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसको सॉर्ट आउट करना। उसके बाद टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चंस, लीगल क्वेश्चन के ऊपर क्या देना, एडवाइजरी ओपिनियन देना। रेफर टू इट टू मॉडिफाई इंटरनेशनल लॉज, ना कि किसकी टू अकॉर्डिंग टू, रेफर टू मॉडिफाई इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जुडिशियल ऑर्गन है इसका, हेग नीदरलैंड में इसका अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर है। और उसके साथ साथ जितने भी इसका एक ड्यूल रोल होता है और जितने भी लीगल्स डिस्प्यूट होते हैं उसको सॉर्ट आउट करना, उसके ऊपर अपनी एडवाइजरी लीगल एडवाइजरी ओपिनियन देना। जो भी क्वेश्चंस जहाँ जहाँ भी जो भी क्वेश्चंस सबमिटेड रेफर टू किए गए हैं टू मॉडिफाई इंटरनेशनल लॉ। अब बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की, कंपोजिशन और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए फ्रेंड्स, द कोर्ट कंपोजेज ऑफ 15 जजेस फॉर ए टर्म ऑफ 9 years बाय द यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल सिटिंग इंडिपेंडेंटली। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी ईयर फॉर 1/3 ऑफ द सीट्स। देखिए, अब जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद करने वाली चीज़। देखिए, क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाएगा कि इसमें कितने जजेस होते हैं। देखिए, इसमें होते हैं, इसकी कंपोजिशन में अगर बात की जाए तो इसमें 15 जजेस होते हैं। कितने जजेस होते हैं? 15 जजेस होते हैं। और जिसका टाइम पीरियड कितना होता है? 9 ईयर बाय द यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल सिटिंग इंडिपेंडेंटली। इलेक्शन जो होते हैं
एवरी 3 ईयर, मतलब हर 3 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और हर 3 साल में वन थर्ड मतलब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर हम इस चीज़ की बात करें तो जहाँ पे लिखा हुआ है ये जजेस की जो है टाइम पीरियड होता है, उनका जो टर्म होता है वो 9 ईयर होता है। ठीक है, 9 ईयर होगा, तो 9 ईयर होने के बाद जैसे ही टाइम पीरियड होता है तो हर 3 साल के बाद वन थर्ड जो पर्सन है रिटायर्ड होते हैं। वन थर्ड पर्सन रिटायर्ड होंगे, 3 साल में वन थर्ड, 6 ईयर में टू थर्ड और 9 ईयर में हो गए पूरे 100%। इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो आप जहाँ पे देख सकते हैं, तो आप जहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जहाँ पे बताया गया है टर्म जो होता है 15 ईयर्स होता है, सॉरी 15 जजेस हैं जहाँ पे, इसका जो टाइम पीरियड है वो 9 ईयर है। यूएन जनरल असेंबली और इलेक्शन जो होते हैं वो किए जाते हैं हर 3 साल के बाद, एवरी 3 ईयर फॉर वन थर्ड ऑफ द सीट्स। उसके बाद रिटायरिंग जज में भी री इलेक्टेड, और जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, रिटायर्ड मतलब एक बार कोई जज रिटायर्ड हो गया तो उसको दोबारा से री इलेक्टेड किया जाता है। The judges must possess the qualification required in their respective countries for appointment of the highest judicial offices. तो judges जो है must possess the qualification required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices. तो जहाँ पे important है 15 judges, 9 ईयर उनका टर्म होता है, हर 3 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं वन थर्ड सीट्स के लिए, और पूरे 9 ईयर के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से ये इलेक्शंस होते हैं। तो जजेस जो होते हैं रिटायरिंग जजेस, उसको दोबारा से इलेक्ट किया जा सकता है। अब बात करेंगे इसके पावर एंड फंक्शंस के बारे में। पावर एंड फंक्शन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए, ओनली द मेंबर स्टेट में अप्लाई टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। मेंबर स्टेट्स कौन सी होगी? जिन कंट्री ने इसको ज्वाइन किया है, मे अप्लाई टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। द कोर्ट डिसाइड केसेज इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन इन फोर्स एंड इज कॉम्पिटेंट टू एंटरटेन अ डिस्प्यूट्स इफ द पार्टीज सो इन्वॉल्व एग्री फॉर इट। ठीक है, तो जहाँ पे कोर्ट क्या करता है, डिसाइड करता है केसेस को इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल ट्रीटीज के अकॉर्डिंगली and convention in force and is competent to entertain a disputes if the parties so involved agree for it। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं only the member state may apply to appear before the court। Advisory procedure of the court is open only for 5 organs and 16 other authorities agencies of the UN family। तो एडवाइजरी जो प्रोसीजर होता है कोर्ट का ओपन होता है सिर्फ 5 ऑर्गन्स के लिए और 16 जो अथोराइज एजेंसीज होती हैं यूएन फैमिली की। The court plays a significant role in the codifications of international law। इंटरनेशनल लॉ की कोडिफिकेशंस के लिए कोर्ट जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। द कोर्ट में रिकमेंड अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स मेथड्स ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स सेटलमेंट ड्यूरिंग और एट द एंड ऑफ द केस। तो जहाँ पे कोर्ट क्या करता है, रिकमेंड करता है अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स मेथड्स ऑफ सेटलिंग ड्यूरिंग और एट द एंड ऑफ द केस। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से पावर एंड फंक्शन होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, इकोनॉमिक एंड सोशल कंसर्न। आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपको 3 ऑर्गन दे दिए यूएनओ के, 3 ऑर्गन के बाद आपको बताया जाता है कि जहाँ पे 3 ऑर्गन है, फोर्थ ऑप्शन में वहाँ पे दे दिया आपका ऑल ऑफ दिस, कि इसमें से कौन सा ऑर्गन यूएनओ के ऑर्गन्स हैं, लास्ट में आप ऑल ऑफ दिस कर दोगे। जहाँ आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया कि 3 कुछ वहाँ पे कुछ और पॉइंट दे दिए गए, एक जहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दे दिया गया, तो आपको पूछा जा सकता है इसमें कौन सा यूएन का ऑर्गन है। तो आप फिर इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप होंगे, जहाँ जिस तरीके से मैं आपको पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ, ईयर्स के बारे में बता रहा हूँ, जनरल असेंबली के बारे में बता रहा हूँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक जो लेक्चर उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, मैं एंड में वीडियो के एंड में बात करूँगा। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। देखिए, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका मीनिंग होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करना, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, फुल एम्प्लॉयमेंट देना इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। इट हैज़ 54 मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 3 ईयर्स बाय द जनरल असेंबली। इसके 54 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टेड किए जाते हैं, 3 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं, पर किसके द्वारा होते हैं? जनरल असेंबली के द्वारा। ये आपको याद करने वाली बात है कि जहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं, 54 मेंबर्स होते हैं। तो ये 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और किसके द्वारा किए जाते हैं? जनरल असेंबली के द्वारा। द काउंसिल डील्स विद इनिशिएटिंग रिसर्च एंड रिपोर्ट्स ऑन इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ, एजुकेशनल एंड इवन कल्चरल मैटर्स। तो जहाँ पे काउंसिल किसके साथ डील करता है? इनिशिएटिंग रिसर्च एंड रिपोर्ट्स ऑन इकोनॉमिक,
हेल्थ के ऊपर, सोशल के ऊपर, एजुकेशन और इवन कल्चरल मैटर्स। जहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कितने मेंबर्स होते हैं? 54। 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, किसके द्वारा होते हैं? जनरल असेंबली के द्वारा। कौंसल जो है किसके लिए डील करता है, बस किसके रिगार्डिंग डील करता है? इकोनॉमिक, हेल्थ, सोशल एंड एजुकेशन एंड इवन कल्चरल मैटर्स। जो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फिर बात करेंगे हम ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में। देखिए, इट इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल द टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द लीग ऑफ नेशंस अंडर द मैंडेट सिस्टम बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इट इज़ इन द चार्ज ऑफ और जितनी भी जितनी भी टेरिटरीज हैं एडमिनिस्ट्रेट की गई थी किसके द्वारा? लीग ऑफ नेशंस के द्वारा, अंडर द मैंडेट सिस्टम बिफोर द। मैं आपको बता दूं, लीग ऑफ नेशन एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो एक फेलियर रही थी। लीग ऑफ नेशन के बाद जो बनी थी, यूनाइटेड नेशन बनी थी। यूनाइटेड नेशन ने, जब से यूनाइटेड नेशन बनी है, तब से इन्होंने बहुत मतलब बड़े लेवल की जो लड़ाई हो सकती थी किसी अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के बारे में, उसको सॉर्ट आउट किया गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जब भी कोई डिस्प्यूट होता है पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया हमेशा से यूएनओ में आवाज़ उठाते हैं और वहाँ से वो अप्रोप्रिएट जो है आंसर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से यूएनओ का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है पीस को मेंटेन करने में। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट, द सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट की बात करेंगे तो इट इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द यूएन। एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है यूएन का। इट कंसिस्ट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल एंड अदर स्टाफ अपॉइंटेड बाय हिम। ठीक है, इसमें कौन कौन सा होता है? सेक्रेटरी जनरल होता है और अदर स्टाफ होता है अपॉइंटेड बाय हिम। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि सेक्रेटरी जनरल अभी करंट में कौन है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, वीडियो के शुरू से बताया था कि सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो आप मुझे कमेंट में इसको बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, इट्स मेन फंक्शन इज टू कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ द यूएन ऑर्गन। इसका मेन फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेट करना और सुपरवाइज करना जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है यूएन की। ठीक है, इट ऑर्गेनाइजेज सेमिनार्स एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ द ऑर्गन्स एंड एजेंसीज। ये क्या करता है? सेमिनार को ऑर्गेनाइज करता है और कोऑर्डिनेट करता है वर्क ऑफ द ऑर्गन्स एंड एजेंसीज। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, वीडियो लेक्चर 3rd। जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जितने पॉइंट्स मैंने आपको मेन बताए, जी आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अब जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका, अगर हम बात करें तो वो रहेगा आपका यूएनओ की एजेंसीज जो हैं और उसके हेडक्वार्टर्स और ईयर ऑफ फॉर्मेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हम एक लेक्चर में बात करेंगे। फिर मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें हम करेंगे एमसीक्यूज़, और एमसीक्यूज़ जो वीडियो रहेगा वो उसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। और जो अगर आपने इसको थ्योरी को किया हुआ है, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देखोगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपकी रिविजन हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।